आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, कई जूनियर एडवोकेट के द्वारा पिछले कई दिनों से एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्रिमिनल केस का FIR रजिस्ट्रेशन से लेकर के जजमेंट प्रोनाउंस तक के पूरे प्रोसेस को बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही इजी लैंग्वेज यानी आसान भाषा में मैं बताऊं। हालांकि काफ़ी समय पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है, कोर्ट में जब पुलिस के द्वारा चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है तो उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे चालू होती है, और फाइनली FIR से लेके जजमेंट तक का जो प्रोसेस होता है उसमें कितनी स्टेजेज आती हैं। बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही आसान भाषा में आज बात करने जा रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने को लेकर पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR लॉन्च करा दी जाती है, सेक्शन 154 CRPC के तहत FIR लॉन्च कराई जाती है थाने में, तो FIR रजिस्टर होने के बाद उस मामले में फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। किसी सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को, या अगर कोई ऐसा मामला है जैसे 304B डाउरी डेथ या SC एक्ट से संबंधित, जिसके लिए जो सर्किल ऑफिसर्स होते हैं, जो SAP रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनसे नीचे का अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उनकी बात अलग है। नॉर्मली सब इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मामले की विवेचना दी जाती है। तो FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद मामले की विवेचना शुरू हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो IO होता है वो मामले की सत्यता का पता लगाते हैं। जो FIR में आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों से संबंधित एविडेंस को कलेक्ट करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में FIR में लगाए गए आरोपों को सपोर्ट करने वाली एविडेंस आती है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आती है, जरूरी नहीं कि जिसके खिलाफ FIR लिखाई गई उसी के खिलाफ एविडेंस आए। जिसका नाम नहीं है FIR में उसके खिलाफ भी एविडेंस आ सकती है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस व्यक्ति के विरुद्ध इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है। सेक्शन 173 CRPC के तहत कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसको बोलते हैं चार्जशीट, कहीं कहीं पर चालानी भी कहते हैं। यहीं पे मैं यह भी आपको बताता चलूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIR में लगाए गए आरोपों के संबंध में जो नामित व्यक्ति हैं उन लोगों के विरुद्ध किसी तरीके की एविडेंस कलेक्ट नहीं होती, आरोप झूठा पाया जाता है, तो 169 CRPC के तहत रिपोर्ट सबमिट की जाती है कोर्ट में, जिसको आम भाषा में प्रैक्टिस की FR बोलते हैं। तो साथियों, कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी गई। चार्जशीट सबमिट होने के बाद देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। साथियों, कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करने के बाद अगर उस आरोपी व्यक्ति ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बेल नहीं कराई, या कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें उसकी अरेस्टिंग जरूरी थी, मैं बता दूं आपको, अरेस्टिंग भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें अरेस्टिंग करना जरूरी है, 7 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी अरेस्ट भी करता है इन्वेस्टिगेशन के ही दौरान। अगर अरेस्टिंग हो चुकी है, वो बेल करा चुका है, तो फिर उस व्यक्ति को सम्मन भेजा जाएगा। अगर बेल नहीं कराया तब भी सम्मन भेजा जाएगा। सम्मन में हाजिर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बेलेबल वारंट होगा, NBW नॉन बेलेबल वारंट होगा, उसमें भी अपेयर नहीं होता तो फिर 82-83 CRPC यानी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की नोटिस, इसके बाद कुर्की वारंट होगा। जब आरोपी कोर्ट में अपेयर हो जाएगा चार्जशीट आने के बाद, तो फिर वो बेल कराएगा। रेगुलर बेल कराए या एंटीसिपेटरी बेल कराए। बेल कराने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, 207 CRPC के तहत उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस रिपोर्ट के सब सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पुलिस पेपर्स की एक कॉपी उस आरोपी व्यक्ति को दी जाती है, और इसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ फला फला चार्ज है, तुम्हारा क्या कहना है। अगर वो इकबाल कर लेता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन जो पनिशमेंट प्रोवाइड होता है उसको दे दिया जाता है। अगर वो इकबाल नहीं करता, ट्रायल डिमांड करता है, तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। चार्ज फ्रेम होगा, और चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा, केस एविडेंस में फिक्स हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्रिमिनल मुकदमों में ट्रायल में गवाहियां कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताता चलूँ, हालांकि मैंने कई वीडियोज़ में बताया है
कि क्रिमिनल केसेस में भी दो पक्षकार होते हैं, जैसे कि दीवानी मामलों में होते हैं वादी और प्रतिवादी, उसी तरीके से क्रिमिनल मामलों में एक अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन होता है, दूसरा बचाव पक्ष यानी डिफेंस होता है। तो सबसे पहले अभियोजन पक्ष के एविडेंस आती है, यानी अभियोजन पक्ष के जो विटनेसेस होते हैं, चार्जशीट में जिन विटनेसेस के नाम और पते होते हैं उनको 1 बाय 1 करके सम्मन भेजा जाता है। सम्मन जाने के बाद विटनेस आएंगे कोर्ट में, उनका चीफ एग्जामिनेशन होगा और चीफ एग्जामिनेशन के बाद फिर जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता, आरोपी के अधिवक्ता, उस प्रोसिक्यूशन विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक इसी तरीके से एक विटनेस के बाद दूसरा विटनेस, दूसरे के बाद तीसरा विटनेस, चौथा, पांचवा, जितने भी विटनेसेस होंगे प्रोसिक्यूशन के 1 बाय 1 करके आएंगे। पहले उस प्रोसिक्यूशन विटनेस की जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो चीफ एग्जामिनेशन कोर्ट में कराएगा एविडेंस एक्ट के तहत, फिर डिफेंस काउंसिल उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज होने के बाद फिर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होता है सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत, और एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज में कोर्ट के द्वारा कई सवाल किए जाते हैं आरोपियों से, आरोपी उनके जवाब देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल यह भी होता है कि आपको अपना बचाव में, आपके अपने डिफेंस में एविडेंस देनी है कि नहीं, सफाई साक्ष्य देना है कि नहीं। अगर आरोपी कहता है कि हाँ मुझे एविडेंस देनी है, तो फिर केस फिक्स हो जाता है डिफेंस एविडेंस में। अब देखते हैं कि डिफेंस के एविडेंस यानी बचाव पक्ष की गवाही कोर्ट में कैसे होती है। दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस में केस फिक्स होने के बाद 1 बाय 1 करके प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन होते हैं, फिर उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसी तरीके से डिफेंस एविडेंस में केस फिक्स होने के बाद डिफेंस अपने विटनेसेस की लिस्ट देता है और 1 बाय 1 करके उनके विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उनका चीफ एग्जामिनेशन कराएंगे यानी अपने गवाहों का। फिर जो प्रोसिक्यूशन साइड का जो एडवोकेट होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में होते हैं, वो उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह पहले एक विटनेस डिफेंस का चीफ एग्जामिनेशन होगा, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, जितने भी विटनेसेस होंगे 1 बाय 1 करके उनको एग्जामिन किया जाएगा। पहले चीफ एग्जामिनेशन, इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन। अब दोनों पक्षों की एविडेंस क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद केस फिक्स हो जाता है आर्गूमेंट पे। आर्गूमेंट पे फिक्स होने के बाद 1 बाय 1 करके पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस कोर्ट में रखेगा, फिर डिफेंस अपने डिफेंस में आर्गूमेंट करेगा। इसके बाद डिफेंस की आर्गूमेंट का रिप्लाई फिर प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिया जाएगा, और अगर प्रोसिक्यूशन के रिप्लाई में कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है तो फिर डिफेंस काउंसिल के द्वारा उस लॉ पॉइंट का भी जवाब दिया जाएगा। और आर्गूमेंट होने के बाद साथियों केस फिक्स हो जाता है जजमेंट में, और फिर जजमेंट वाली डेट को कोर्ट या तो गिल्टी होल्ड करेगी और या फिर एक्विटल कर देगी, या तो दोष सिद्ध करेगी या दोष मुक्त करेगी। और जब दोष सिद्ध बाय द वे मान लिया कि दोष सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, तो फिर क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट पे आर्गुमेंट होगा कि इसको कितनी सजा दी जाए। तो सजा के पॉइंट पे सुनने के बाद फिर जो भी सजा कोर्ट को देनी होगी वो सजा डिलीवर करेगी। यह होता है जजमेंट प्रोनाउंस करना। तो साथियों, आपने देखा एफआईआर से लेकर के जजमेंट प्रोनाउंस तक की स्टेज बहुत ही ब्रीफ में, बहुत कम शब्दों में, बहुत फास्ट स्पीड में मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।